नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। ये इस किताब से हम महेश वर्मा की किताब है और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में आज हम चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य या मौर्य युग जो भी बोलिए, ठीक है। तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मौर्य युग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका संस्थापक जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 322 ईसा पूर्व से लेके जो है 298 ईसा पूर्व तक रहा था। तो आपका जो है मौर्य साम्राज्य जो है 322 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था और सबसे पहला इसका जो राजा था और संस्थापक था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद उसका बेटा बना बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद है आपका बिंदुसार का बेटा अशोक बना, जिसका जो है शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व बना ईसा पूर्व में रहा। और अशोक के बारे में जो है कहा मास्की अभिलेख में अशोक इसका नाम मिलता है, पुराण में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है और ब्रह्म लिपि में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो मास्की अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है, पुराण में से इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है और ब्रह्म लिपि में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी, तो अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बंधुपाली थे, जो कि आजीवक धर्म का उपासक था और इसने जो है 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। उसके बाद संप्रति जो था आया, ये आपका जैन धर्म का उपासक था और ये 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद शशि शुल्क है, ये 215 ईसा पूर्व से लेकर 202 बीसी तक। उसके बाद दिव्य मर्मन 202 ईसा पूर्व से लेकर 195। उसके बाद सत्य धनवा 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व। तो लास्ट में इसका है वृद्धरथ, अंतिम मौर्य शासन, अंतिम मौर्य शासक था ये, और इसका शासन 187 से लेकर 184 बीसी तक था। ठीक है, तो कुल मिला के 5 राजा जो है 48 साल तक राज किए। ठीक है, और कुल मिला के 6 राजा मान चलिए, 6 राजा आपके जो है 48 साल तक राज किए। ठीक है, ये आपके पूरा जो है बंधुपाली से लेके आपके जो है ये आपका टोटल 6 राजा है, यहाँ पर आपके 48 ईयर्स तक राज किए। तो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बना बंधुपालित, संप्रति, शशि शुल्क, उसके बाद शाली शुल्क, शाली शुल्क है, देव बर्मन है, सत धनवा है और बृहदृथ है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, और यह अशोक का उत्तराधिकारी एक और था, जिसका नाम कुणाल था, जिसका बेटा था अशोक का। ठीक है, उसने भी शासन किया था, यहाँ पर ही दिया गया है। तो ये कुणाल भी था। तो कुणाल हो गया, बंधुपालित हो गया, इंद्रपालित हो गया और उसके बाद दसोन, दशरथ और संप्रति। ठीक है, तो बीच में ये था आपका। ठीक है, तो कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ और संप्रति के बारे में आगे पढ़ेंगे क्या इसके बारे में। ठीक है, तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। पुत्र आपका बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। मास्की अभिलेख अशोक, पुराण अशोक वर्धन, ब्रह्मलिपि प्रियदर्शी, अशोक उत्तराधिकारी। ठीक है, बंधुपालित आजीवक धर्म उपासक, संप्रति जैन धर्म का उपासक, शालीसुक, देववर्मन, सतधनवा और बृहद्रथ। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में था। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विजित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री से थी, जो नंदों के वनवास में रहती थी। तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की थी और मूरा नामक स्त्री थी। ठीक है, और जो नंदों के वनवास में निवास करती थी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। तो बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है शैवों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम
पालीब्रोथम पाटलिपुत्रक था। तो स्ट्रैबो के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथम पाटलिपुत्रक था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। तो मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। तो जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने किया है। तो इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिससे संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। तो चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक संगठन कैसा था? तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यंक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मौर्य ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। ठीक है, प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। तो प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। तो प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी, जिसमें 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था। 200 ग्रामों का समूह खरवाटी कहलाता था तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण द्वारा होता था। तो एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई जो है द्रोणमुख थी, जिसमें 400 गांव को सम्मिलित किया गया था, और 200 गांवों का समूह खारवाटी कहलाता था तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था। ठीक है, तो 200 गांवों को खरवाटी, 400 गांवों को द्रोणमुख। ठीक है, और 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण, और सबसे छोटी इकाई गांव था। ठीक है, जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था। ग्रामीणों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांव की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। तो ग्रामीणों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांव की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। ठीक है, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी तथा तहसीला प्रमुख नगर थे। तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तहसीला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था, और सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा महामात्र कहा गया, जिनकी संख्या 18 थी। ठीक है, मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे।
मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये आपका समिति है, इधर आपका कार्य दिया हुआ है। तो प्रथम समिति का कार्य था उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशों की आवाजाही पर निगरानी, विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी, जो भी आपके बाहर से लोग आ रहे हैं उसकी निगरानी करता था। तृतीय समिति था जन्म मरण का, जो जो जिंदा है और मर गया उसके जो है जानकारी रखता था। चतुर्थ समिति है व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करता था। पांचवी समिति जो है वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण करता था, कैसी वस्तु आपकी बिक्री है वहां पर। और छठी समिति बिक्री कर वसूल करना था, ठीक है। तो सेल्स टैक्स उस समय भी वसूला जाता था, ठीक है। तो प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशों की आवाजाही पर निगरानी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पांचवी समिति वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण और छठी समिति बिक्री कर वसूल करना। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बांटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। तो ये समितियां सफाई, विदेशों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बांटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं स्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिनी, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थी। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा दुर्गापाल और अनंतपाल करते थे। पेलिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारी की एक परिषद थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियां जो है पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव तथा सवारी में विभक्त थी। तो मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारी थे, एक परिषद थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव तथा सवारी में विभक्त थे। आर्थिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। तो आर्थिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी और दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था और वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गुड़ी पुरुषों, गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। तो नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी और दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था, वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गुड़ी पुरुषों, गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर विभाग क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग संगठित था। इस विभाग में कई गुड़ पुरुष गुप्तचर होते थे जो महामात्य सर्प के अधीन काम करते थे और इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नांकित है। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग संगठित था और इस विभाग में कई गुड़ पुरुष गुप्तचर होते थे जो महामात्य सर्प के अधीन काम करते थे। इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नांकित है। तो संचार में आपका जो है गतिमान गुप्तचर, संस्था एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर, प्रतिवेदक जो है विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी जो है लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराना था। चर अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर और गुड़ पुरुष अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर, ठीक है। तो संचार में आपका जो है गतिमान गुप्तचर था। संचार संस्था एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर, प्रतिवेदक विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। चर अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर था ये, और गुड़ पुरुष अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर था। तो एक आपका चर है, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर, और एक आपका गुड़ पुरुष तो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर, ठीक है। अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर दोनों का एक ही है, चर और गुड़ पुरुष में, ठीक है। तो संचार गतिमान गुप्तचर, संस्था एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर, प्रतिवेदक विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। चर अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर और गुड़ पुरुष अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। तो साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए टैक्स उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों की सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था, ठीक है। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार चुंगी लिया जाता था। तो नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार चुंगी लिया जाता था, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपका जो शासक उसका नाम है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार बना, जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस, अमित्र घाट कहा है, और जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। और बिंदुसार के विभिन्न नाम है। अमित्रकेटस यूनानी ग्रंथ में मिलता है। आतरी आतरी द्रोचडस स्ट्रैबो ने जो है लिखा है। अमित्र घाट संस्कृत में जो है संस्कृत ग्रंथ में नाम मिलता है बिंदुसार का, अमित्र घाट। इसका मतलब होता है शत्रुओं की हत्या करने वाला। अमित्र चट्टस एथेनियस ने कहा है। अमित्रखंड तो संस्कृत के ग्रंथ में मिला है, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्र घाट और अमित्रखंड। ठीक है। सिंहसेन, तो सिंहसेन जैन ग्रंथ में नाम मिला है बिंदुसार का। सिंहसेन एक सिंह है तो सिंह जैन, और सिम है आपका सिम, तो सिम राजवली कथा में मिला है। मद्रसार वायु पुराण में, और बिंदुपाल आपका है फार टमिन चुलिन चीन साहित्य में मिला। ठीक है। तो फार टमिन चुलिन का चीनी साहित्य है, उसी में उसका नाम बिंदुपाल मिला है। तो अमित्र केटस यूनानी ग्रंथ में, आतरी द्रोचडस स्ट्रैबो ने कहा है। अमित्र घाट संस्कृत ग्रंथ में, अमित्र चट्टस एथेनियस, अमित्र खंड संस्कृत में संस्कृत ग्रंथ में, सिंहसेन जैन ग्रंथ, सिमसेन राजवली कथा में, मद्रसार वायु पुराण में, और बिंदुपाल फार टमिन चुलिन ने कहा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंध था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंध था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। ठीक है। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में जो है राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, तो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के राज दरबार में भेजा था। ठीक है। तो सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम, डाइमेकस, बिंदुसार, और मिस्र के शासक फिलाडेल्फियस टॉलमी द्वितीय डायनोसियस को अशोक के दरबार में। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में लगभग हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका राजा बना अशोक। तो अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। तो अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक था। तो अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ था। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था। अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी पृथ्वीजा के श्रेष्ठी की पुत्री अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी पृथ्वीजा की श्रेष्ठी की पुत्री अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिस्य रचिता का उल्लेख मिलता है। तो आपका जो है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिस्य रचिता का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्तीर्ण है, में अशोक की एकमात्र रानी कारूबाकी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख, तो अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्तीर्ण है, में अशोक का एकमात्र रानी कारूबाकी का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। तो राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो अशोक की उपाधियां क्या क्या थी? तो मास्की लघु शिलालेख में जो है इसका नाम जो है अशोक मिला है। गुर्जरा लघु शिलालेख में इसका नाम देवनाम प्रियस अशोक राजा मिला है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम अशोक मौर्य मिला है। बराबर गुहा अभिलेख में प्रियदर्शी राजा है। भाबरू बैराट लघु शिलालेख में प्रियदर्शी राजा मगध नाम मिला है। कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में
प्रियदर्शी राजा, ठीक है। तो प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख और कंधार बृहद शिलालेख में मिला है प्रियदर्शी राजा। और प्रियदर्शी राजा मगध जो है भाबरू बैराट लघु शिलालेख में। अशोक वर्धन पुराण में मिला है, राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख में, और राजा अशोक देवानाम पिये उद्गोलम लघु शिलालेख में, ठीक है। तो अशोक उपाधि मास्की लघु शिलालेख में मिला है, देवानाम प्रियस अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक मौर्य रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख, प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु शिलालेख, प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश, अशोक वर्धन पुराण, राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख, और राजा अशोक देवानाम पिये उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख क्या है? तो अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। गुर्जरा मास्के नेटुर उद्गोलम, तो गुर्जरा मास्के नेटुर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। तो गुर्जरा मास्के नेटुर उद्गोलम जो है अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय, देवों का प्यारा उसका उपाधि के रूप में मिलता है, ठीक है। शिलालेख जो आपका रॉक एडिक्ट है, तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। तो आपका जो शिलालेख क्या है था? तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए, और इन स्थानों के नाम इस प्रकार है। तो शिलालेख आपका क्या है? रॉक एडिक्ट। तो 14 भिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए, और इन स्थानों के नाम इस प्रकार है। तो शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित है, वहां से मिला है। मानसेहरा हजारा जिले में स्थित है। कालसी आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। गिरनार आपका काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी में है। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। शोपारा आपका महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स कहा गया है, ठीक है। तो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स कहा जाता है। और इस अभिलेख से कलिंग राज के प्रति अशोक के शासन नीति के विषय में बताया गया है, तो ठीक है। तो आपका जो है धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों में कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो शिलालेख रॉक एडिक्ट शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, और इन स्थानों के नाम इस प्रकार है। शाहबाजगढ़ी आपका पेशावर जिले पाकिस्तान में है। मानसेरा हजारा जिला में स्थित है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी में। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गाँव है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। चौपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स कहा गया है। और इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट आपका लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट। तो लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट आपका जो है सब बारे में पढ़ते हैं। तो लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है, और ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए। तो लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं है, और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट कहा गया है, और ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ जो कि आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। सासाराम बिहार में। भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में। मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले में। ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्रदुर्ग जिले के स्थित है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित आपका कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कर्नाटक में। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। गोभी मठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान से समीप स्थित है। पालकी गुंड तो गोभी मठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है। राजवल मंडागिरी तो आंध्र के कुन्नूर जिले में स्थित है। और अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, ठीक है।
तो रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, सासाराम बिहार में, भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, मासी हैदराबाद के रायपुर जिले में, ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है, सीधेपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है, जटिंगामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है, एरागुड़ी आंध्र के कन्नूर जिले में स्थित है, गोबीमठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित है, पाथरीगुंड गोबीमठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है, राजुल मंडागिरी तो आंध्र के कुल्लू जिले में स्थित है, आहरावरा तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त सारो मारो शाहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटुर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाथी नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया गया था। तो इसके अतिरिक्त सारो मारो शाहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटुर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाथी नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया था। ठीक है, स्तंभ लेख, तो आपका स्तंभ लेख पिलर क्या है? तो स्तंभ लेख पिलर तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। तो आपके इस प्रकार है। तो सबसे पहला का दिल्ली टोपारा, तो यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7वां अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, और जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलता है। तो दिल्ली टोपारा, तो यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7वां अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली मेरठ, तो यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली मेरठ, यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज, तो लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, तो यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। यह स्तंभ पर मोर का, यहाँ इस स्तंभ पर मोर का चित्र है, अंकित है, रामपुरवा चंपारण बिहार में है। तो लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा आपका बिहार में है। प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर भाई इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। ठीक है, तो ये आपका जो स्तंभ लेख था। तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए और ये इस प्रकार है। तो दिल्ली टोपरा, यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक की 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली मेरठ, तो यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, तो यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है। रामपुरवा चंपारण बिहार में। प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। लघु स्तंभ लेख माइनर पिलर एडिक्ट्स, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। तो सांची जो है आपके रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के समीप में है। रुमिनदेई जो है नेपाल की तराई में स्थित है। निगलिवा जो है निगाली सागर, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। सांची सारनाथ जो है आपका सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद कर रोकने का आदेश देता है। ठीक है, और रुमिनदेई स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है तथा निगलिवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। तो लघु स्तंभ लेख, तो माइनर पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। ठीक है, और सांची जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश। सारनाथ आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप। रुमिनदेई नेपाल की तराई में स्थित है। निगलिवा सागर जो है आपका निगाली सागर, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। सांची आपका सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। और कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है।
तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए गए जाने का उल्लेख मिलता है। उसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। नेक्स्ट आपका है गुहा लेक केव इंस्क्रिप्शंस क्या है। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित राबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित रावर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं और इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यह सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नाम का खरोची है। तो यह सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा का लिपि जो है ब्राह्मी नाम का खरोची लिपि में है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी साइड में था। तीसरी जो लिपि है खरोची था। तो प्रयुक्त लेखों के अतिरिक्त तहसीला से अरमाई की लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शेरपुरा नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। तो प्रयुक्त लेखों के अतिरिक्त तहसीला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शेरपुरा नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। और द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें है जो सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए यह लौकिक एवं परलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी जो है भी करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग में लिखा हुआ है। और जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल सहायक को सौंप निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों की नियुक्ति की है। तो ये आपका प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में लिखा है। तो जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल सहायक को सौंप निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों की नियुक्ति की है। तो जो कि प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लिखे हुए लिखा है। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। तो सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, जो कि आपका 7वां शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, अशोक के प्रमुख शिलालेख तो आपका स्थल जो है जौगढ़ जिला गंजाम प्रदेश उड़ीसा। ठीक है, तो जौगढ़ जो आपका जो है शिलालेख आपका गंजाम जिला में, धौली शिलालेख आपका पुरी जिला में है, कालसी शिलालेख देहरादून में है, एरागुड़ी आपका कुरनूल जिला में है, गिरनार आपका जो है जूनागढ़ जिला में है, चोपड़ा शिलालेख थाने में है, मानसेहरा शिलालेख आपका मानसेहरा में है और शाहबाजगढ़ी आपका जो है मदान जिला में है। तो जौगढ़ आपका गंजाम जिला उड़ीसा में है और धौली शिलालेख पुरी जिला उड़ीसा में है, कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में है, एरागुड़ी शिलालेख कुरनूल आपका उत्तर प्रदेश में है, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में है, चौपारा शिलालेख ठाणे जिला महाराष्ट्र में है, मानसेहरा जो शिलालेख मानसेहरा पाक अफगान सीमा पर है और शाहबाजगढ़ी मर्दान जिला अफगानिस्तान में है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी शिलालेख मर्दान जिला अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये अशोक के प्रमुख शिलालेख है। तो जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, धौली पुरी उड़ीसा, कालसी देहरादून उड़ीसा उत्तराखंड, एरागुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, सोपारा थाने महाराष्ट्र, मानसेहरा पाक अफगान सीमा, शाहबाजगढ़ी मर्दान अफगानिस्तान। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और इन अभिलेखों में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और इन अभिलेखों से अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। कलिंग युद्ध में क्या था, तो राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। उसने अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख जो लोग हैं बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने दूसरे राज्यों में भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। तो दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धर्म घोष की घोषणा की। तो अशोक ने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धर्म घोष की जो नीति अपनाई थी। ठीक है, कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है।
तो कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांतिदूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। तो अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांतिदूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में जो है आपके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, यहाँ पर आपका है अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन है। तो धौली अभिलेख जो है इसका खोजकर्ता किट्टो था, भाभरू शिलालेख का कैप्टन बर्ट था, बराबर व नागार्जुनी गुफा का हैरिंगटन, दिल्ली टोपरा का कैप्टन पोलियर, दिल्ली मेट स्तंभ लेख का पैड्रे तिफ्लैंथर, मनसेहरा अभिलेख का कैप्टन ले, कालसी शिलालेख का जॉन फॉरेस्ट, रुमिंदई का फीहरन, जौगड़ अभिलेख का सर वॉल्टर इलियट, गिरनार शिलालेख का आपका जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टार, शाहबाज गढ़ी शिलालेख का आपका जो है एक के फ्रांसीसी अधिकारी ने खोजा था, इलाहाबाद स्तंभ लेख का टी.एस. भट्ट, मास्की अभिलेख का बिडेन, निगाली सागर का फियरन, रामपुरवा का कार्लाइल और आपका सारनाथ स्तंभ का ऑरेल स्टाइन ने खोज किया था। ठीक है, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। तो धौली अभिलेख का किट्टो, भाभरू शिलालेख कैप्टन बर्ट, बराबर व नागार्जुनी हैरिंगटन, दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख तो आपका जब पैड्रो तिफ्लैंथर, मानसेहरा कैप्टन ले, कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट, रुमिंदई फिहरन, जौगड़ अभिलेख आपका सर वॉल्टर इलियट, गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टार, शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. भट्ट, मास्की अभिलेख ईडन, निगाली सागर फियरन, रामपुरवा कार्लाइल और सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन। ठीक है, धौली अभिलेख आपका 1837 में, भाभरू शिलालेख 1840 में, बराबर व नागार्जुनी गुफा 1785 में, दिल्ली टोपरा 1785 में, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख 1750 में, मानसेरा 1889 में, कालसी शिलालेख आपका जो है 1860 में, रुमिंदई आपका 1896 में, जौगड़ अभिलेख आपका 1850 में, गिरनार शिलालेख आपका 1822 में, शाहबाज गढ़ी 1836 में और इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है 1834 में खोजा गया। ठीक है, और इसके बाद है मास्की अभिलेख आपका 1915 में खोजा गया, निगाली सागर 1895 में खोजा गया, रामपुरवा 1872 में खोजा गया और सारनाथ स्तंभ लेख आपका जो है 1905 में खोजा गया। ठीक है, तो धौली अभिलेख किट्टो ने खोजा था 1837 में, भाभरू शिलालेख कैप्टन बर्ट 1840 में, बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन ने 1785 में, दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर ने 1785 में, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रे तिफ्लैंथर ने 1750 में और मानसेरा कैप्टन ले ने 1889 में खोजा, कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट ने खोज किया 1860 में, रुमिंदई फिहरन ने खोज किया 1896 में, जौगड़ अभिलेख सर वॉल्टर इलियट ने खोजा 1850 में, गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टार ने खोजा 1822 में, शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने खोजा 1836 में, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. भट्ट ने 1834 में, मास्की अभिलेख बिडेन ने 1915 में, निगाली सागर फिहरन 1895 में, रामपुरवा कार्लाइल ने 1872 में और सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन 1905 में। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त की होती है। उसने दूसरे राज्यों में भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धर्म घोष की घोषणा की। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांतिदूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। आपके जो इसका जो धर्म प्रचारक था उनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। श्रीलंका गए थे, मध्य हिंद तक कश्मीर व गंधार गए थे, सोन और उत्तरा में जो है सोन और उत्तरा जो है सुवर्ण भूमि गए थे, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए थे, रक्षित जो है वनवासी कर्नाटक हुए, महारक्षित यवन देश, महादेव महिष मंडल मैसूर में, धर्म रक्षित अपरांतक देश में गए और मचिम जो है हिमालय देश में गए। तो महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए, मध्य हिंद तक कश्मीर व गंधार, सोन व उत्तरा, सुवर्ण भूमि, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, रक्षित वनवासी कर्नाटक, महारक्षित यवन देश, महादेव महिष मंडल मैसूर, धर्म रक्षित अपरांतक और मध्यम हिमालय देश। अशोक ने अपनी विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अशोक ने अपनी विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जु कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। तो अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जु कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया। अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया, बौद्धों को अपार दान दिया
और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में आज धम्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगति आयोजित करवाया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धर्म महामात्र बहाल किए। वह कर्मकांडों का, विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा राजधानी में प्राणी की हत्या करना पूर्ण निषिद्ध कर दिया। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें तथा दासों और सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लोगों को जीव और जीने दो का पाठ पढ़ाया है। तो इतिहास में अशोक का स्थान, तो अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। निस्संदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। ठीक है। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया। उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धार्मिक संप्रदाय को समर्पित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछले दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। तो उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धार्मिक संप्रदायों को समर्पित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम, तो एंटियोक जो राजा था वो सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस का नाम था। और तुर्मै जो था मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का नाम था, भारतीय नाम था ये। मकदूनिया के राजा एंटीगोनस का भारतीय नाम एंटिकन था। सीरिया के राजा मगस का नाम मग था, भारतीय नाम। और एपीरस के राजा अलेक्जेंडर का भारतीय नाम अलेक्सुंदर था। तो इसे भारत में जो है अलग नाम से जो है बोला जाता था। तो सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस का नाम, भारतीय नाम एंटियोक था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का जो है भारतीय नाम तुर्मै था। मकदूनिया के राजा एंटीगोनस का भारतीय नाम एंटिकन था। और सीरिया के राजा मगस का भारतीय नाम मग था। एपीरस के राजा अलेक्जेंडर का भारतीय नाम अलेक्सुंदर था। ठीक है। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और संस्कृति विजय की नीति के लिए अमर है। तो इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। ठीक है। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी, तो पुराणों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। सबसे पहला कुणाल, उसके बाद बंधुपालित, कुणाल का पुत्र, इंद्रपालित, बंधुपालित का पुत्र, दसोन, इंद्रपालित का पुत्र, दशरथ, दसोन का पुत्र, संप्रति, दशरथ का पुत्र, शालीसुख, देववर्धन, देवधर्मन, सत्यधनुष जो है आपका देवधर्मन का पुत्र था। और बृहद्रथ अंतिम शासक था। ठीक है। तो पुराण के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल था पहला, सबसे पहला। उसके बाद बंधुपालित, कुणाल का पुत्र, इंद्रपालित, बंधुपालित का पुत्र, दसोन, इंद्रपालित का पुत्र, दशरथ, दसोन का पुत्र, संप्रति, दशरथ का पुत्र, शालीसुख, देवधर्मन, सत्यधनुष और बृहद्रथ था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। तो राजकीय नियंत्रण, कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी कौन कौन थे? तो आपका महामत, प्रमुख अमत नगरों का अधिकारी, तो महामत प्रमुख अमत नगरों का अधिकारी, रूपदर्शक सिक्कों का जांचकर्ता प्रधान अधिकारी, अमत योग अधिकारियों का समूह, अग्रमत प्रधानमंत्री का पद, प्रतिष्ठा मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी, अरिस्टोनोमोई नगर का अधिकारी, रज्जुक साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी, श्री महामत महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी, सवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी, अंतः महामत सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार करने वाला अधिकारी, धर्म महामत समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला अधिकारी, महामत सर गुप्तचर विभाग का प्रधान और युक्तक जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। ठीक है। तो महामत प्रमुख अमत नगरों का अधिकारी, रूपदर्शक सिक्कों का जांचकर्ता प्रधान अधिकारी था ये। अमत
योग्य अधिकारियों का समूह, अग्रामत प्रधानमंत्री का पद, प्रदेष्टा मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी, एसटी नोमोई नगर का अधिकारी, रज्जु साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी, स्त्री मोहम्मद महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी, सवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी, अंत महामत सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी, धर्म महामत समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना, महामात्य सर गुप्तचर विभाग का प्रधान, गुप्तक जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। अशोक ने शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हमें इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते जितने मौर्य काल में। शीर्ष अधिकारी तीर्थ महामात्र भी कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि थे। ठीक है। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो मौर्य काल में सबसे उच्च उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। और तीर्थ संबंधित विभाग का यह कार्य जो है, सबसे पहला मंत्री या पुरोहित तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, संनिधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री कर संग्रह, मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा जो था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये कमिश्नर था। व्यवहारिक तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था। नायक सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष था ये। सेनापति सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतवर्षिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं के लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के वित्तीय दुर्ग का प्रबंधक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग रक्षक। आठविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। व्यावहारिक राजमार्ग का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरिक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है। तो मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। ठीक है। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष था। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक, मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा जो था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, सेनापति सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतवर्षिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक, इसका अध्यक्ष था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं के लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के वित्तीय दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आठविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। व्यावहारिक राजमार्ग का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरिक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। प्रांतीय और स्थानीय शासन, तो राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। तो प्रांतीय और स्थानीय शासन, तो राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासक परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है और केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होती थी। तो प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासक परिषद सहित के अधीन होता था और अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होती थी। जिला रजकों के अधीन होता था। तो जिला रजकों के अधीन होता था जो आज के आधुनिक जिला अधिकारी के समानता युक्त सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी होता था। प्रांतीय और स्थानीय शासन, तो उत्तरापथ प्रांत का राजधानी तहसीला था। अवंती राज का उज्जैनी था। कलिंग प्रांत का तोसली था। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था और प्राचीन मध्य देश का पाटलिपुत्र था। तो उत्तरापथ का तक्षशिला, अवंती राज का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और प्राचीन मध्य देश का पाटलिपुत्र था। आर्थिक नियंत्रण कैसा था आपका? आर्थिक नियंत्रण, तो राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त है जिनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। तो राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त है जिनका कार्य मुख्य रूप से
राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट माप, कटाई, बुनाई, खान आदि उद्योगों का नियंत्रण करते थे। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसलों को सर्वोत्तम माना गया है और जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों को उपजाए जाने का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों को उपजाए जाने का वर्णन मिलता है। अधिकारी सीधा अध्यक्ष होता, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान था, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान था, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान था, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था और संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक भूमि राज्य को देते थे। तो राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज के 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक भूमि कर राज्य को देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। तो मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों डायोडोरस, एरियन, स्ट्रैबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन समाज भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों डायोडोरस, एरियन, स्ट्रैबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें कोई दास नहीं थी। डायोडोरस मानता है कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था, वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं थी। अर्थशास्त्र में भी दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है। स्त्री दासों के रूप में धातु, उपचारिका व परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया। स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों की भी थी। ठीक है, हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून जिले में तथा हजारा होते हुए अंत में पेशावर पहुंची थी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य, तो मेगास्थनीज के अनुसार अरिस्टोनोमोई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे तथा दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे और निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी। पौतवाध्यक्ष नापतौल, बटखरे, बाजार एवं पन्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण रखता था। उत्तरी मैदानों में गंगा और अन्य नदियां यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते थे। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे तथा वहां से उत्तरी और दक्षिण भारत में पहुंच जाते थे। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है और कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत से करों का नामोल्लेख किया है। सामहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो सामहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निधाता राजकीय कोषागार का और प्राचीन कोषागार और भंडारगार का संरक्षक होता था। ठीक है, तो समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षक होता था। कर निर्धारण का एक ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा जाता है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छापा वाली आहत रचित मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान मुद्राएं थी और मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भाग में प्राप्त हुए हैं। उद्योग, तो उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था और श्रेणियों की पृथक न्यायालय होती थी जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालयों के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। तो श्रेणी आपका शिल्पियों का संगठन था, सार्थ व अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह था, निगम व्यापारियों का संगठन था, संघ आपका महाजनों व देनदारों का संगठन था और समय आपका संगठनों के कानून का समूह था। तो श्रेणी आपका शिल्पियों का संगठन था, सार्थ व अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह था, निगम व्यापारियों का संगठन था, संघ महाजनों व देनदारों का संगठन और समय संगठन के कानून का समूह था। मुद्रा प्रणाली,
तो मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। रचनाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज का एकाधिकार था। तो मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। रचनाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज का अधिकार था। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पन्न, सुवर्ण, कांसापन, मासक, काकनी एवं अर्ध काकनी का उल्लेख मिलता है। मुद्रा का प्रयोग तो चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे, पन्न, अर्धपन्न, पाद और अष्टभाग के थे। तो चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के, एक पन्न, अर्धपन्न, पाद, अष्टभाग के थे। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, मासक, अर्धमासक, काकनी व अर्ध काकनी थे। ठीक है। वास्तुकला तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया था। तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर इन्होंने ही आरंभ किया था। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। पत्थर के टुकड़े और उनके ठूंठ स्तंभ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्भलहार में पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व को संकेत देते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा प्रारंभ की। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं, जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अशोक स्तंभ तो अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित है। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियां बनी है वह हड़प्पा की पशु आकृतियां की परंपरा से मिलती जुलती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ज्ञात थी। इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। पुनः ईरानी स्तंभ जहां नालीदार है तथा प्रस्तर खंडों के जोड़ने से बने, वहीं अशोक के लाट सपाट एक ही पत्थर से बने। दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। लोक कला तो मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय जो है परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्तियां, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दिराजगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षानी की मूर्ति, लोहानीपुर से प्राप्त नगर तीर्थंकर की मूर्ति, बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमाएं प्रमुख है। दीदारगंज से पाई गई यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्रा, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार विद्यमान आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। ठीक है। दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा। इसी काल में मुठ वाली कुल्हाड़ियां, हंसिया, फालों के साथ अरावला पहिया भी प्रचलित हुआ। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। मकान ईंट और लकड़ी के बनते थे। मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। पकी ईंटों का प्रयोग साम्राज्य से दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं, जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे, अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए थे। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व में कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में भी पहुंचे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सती या पुत्र, ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसते थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं पतन का। तो डी कौशाम्बी ने कहा है आर्थिक कारण, जो कि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था जो हो गया था। हर प्रसाद शास्त्री जी ने जो है धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण माना है। हेमचंद्र राय चौधरी ने अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति को माना है। डीएन झा कमजोर उच्चाधिकारी और रोमिला थापर ने केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। ठीक है। तो ये आपका जो है इतिहासकार का अलग अलग मानना है मौर्य साम्राज्य के पतन का। तो डी कौशाम्बी आर्थिक कारण, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, हर प्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण, हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति, डीएन झा कमजोर उत्तराधिकारी, रोमिला थापर केंद्रीय प्रशासन, दूसरा अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। 232 ईसा पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही
इसका विघटन प्रारंभ हो गया और ह्रास और पतन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, तो अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्म कांडीय अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। संभवतः इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही वो तो वे जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग व कर्ण ब्राह्मण थे। पश्चिमी दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सतवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। द्वितीय संकट, तो सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकुंज लगभग खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं जलानी पड़ी। दमनकारी शासन, तो अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं न पहुंचाएं। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।